दोस्तों मेरा नाम है राहुल जैन। मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। जब भी मार्केट गिरता है, मार्केट बुरे से करेक्ट होता है, तो हमें दो चीज़ें करनी होती है। पहली चीज़ होती है कि मार्केट में हमें इन्वेस्टेड रहना होता है, और दूसरी चीज़, अगर हमारे पास कैपिटल है, थोड़े पैसे हैं, तो हमें लंप सम इन्वेस्ट करने का एक सोचना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार डेटा पॉइंट दिखाने वाला हूँ। आप मेरे स्क्रीन पर देखिए, ठीक है। एक इन्वेस्टर है, उनका एग्जाम्पल लेते हैं। 1999 से 2026 तक की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एज्यूम कि ये इन्वेस्टर ने 10 लाख रुपीस 1999 में इन्वेस्ट किए होते मार्केट में, ठीक है, और निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किए होते। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडेक्स फंड निफ्टी 50। अब क्या होता अगर ये मार्केट में पूरे 26 या 27 साल जो भी डेटा बनता है उसमें अगर इन्वेस्टेड रहते, तो इनके 10 लैक्स बन जाते 3.03 करोड़। एनुअल रिटर्न्स निकल के आते हैं 13.6%, ठीक है। ये इनका इंडेक्स ने रिटर्न दिया है। अब आप सोचो कि अगर इस इन्वेस्टर ने केवल 15 दिन के लिए मार्केट से अपने पैसे निकाले होते, ठीक है, तो क्या होता? वो 15 दिन अगर बेस्ट डेज थे मार्केट के, तो इनकी जो वेल्थ है 3.03 करोड़ की बजाय 1.02 करोड़ ही बनती। मतलब 9.1% के ही एनुअल रिटर्न बनते। मतलब 66% लेस इनकी वेल्थ बनती, इनकी कॉर्पस बनती, अगर इन्होंने सिर्फ 15 दिन के रिटर्न्स को मिस किया होता पूरे 26 साल में। आप समझ रहे हो? केवल 15 दिन 26 साल में, ठीक है। दूसरा भी डेटा पॉइंट आपको बताता हूं। अगर इस इन्वेस्टर ने 30 दिन मिस किए होते, 30 बेस्ट डेज मिस किए होते, बताऊंगा कौन से बेस्ट डेज, वो भी एग्जाम्पल दूंगा आपको, तो इनके 3 करोड़ की बजाय केवल 46 लाख बनते। 5.9% का एनुअल रिटर्न निकल के आता, और वेल्थ बनती 85% कम, 85% लेस वेल्थ, अगर इन्होंने 30 बेस्ट डेज मिस किए हुए थे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं ये बेस्ट डेज क्या होते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। देखिए, ये आप मेरे स्क्रीन पे देखिए, आपको क्या दिख रहा है यहां पे कि 18 मई 2009 निफ्टी एक दिन में 17.5%, लगभग 17.5% ऊपर भागा था। और अगर 17 मई को किसी इन्वेस्टर ने मार्केट से पैसे निकाल लिए होते, क्योंकि उस वक्त मार्केट गिर रहा था, घबरा के पैसे निकाल लिए होते, तो क्या होता? 17.7% का एक दिन का रिटर्न मिस हो जाता, और उसके बाद 17.7% पे जितनी कंपाउंडिंग हुई है ना, वो भी मिस हो जाती, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि मार्केट हमेशा लीनियर नहीं होता, मार्केट नॉन लीनियर है। मार्केट में ऐसे कुछ दिन रहेंगे जहां पे बहुत तेजी से पैसा बनता है, उनको कहते हैं बेस्ट डेज ऑफ मार्केट, और उनको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप पिछले 4 फॉल का डेटा देखिए यहाँ पे। 2006 में जब मार्केट बहुत बुरे से गिरा था 30%, निफ्टी की बात कर रहा हूँ। 2008 में जब 60% गिरा था, कोविड में जब 40% गिरा था, और भी कुछ मैंने यहाँ पे डेटा दिखाने की कोशिश करी है। जब भी मार्केट गिरा है तो मार्केट ने बहुत अच्छे मौके दिए निवेश के लिए, ठीक है। बेस्ट डेज जो मार्केट के हैं रिटर्न के, वो कब निकल के आए? मार्केट क्रैश के टाइम पे ही ज्यादातर केसेस में निकल के आए, ठीक है। ये हमें पास डेटा दिखा रहा है। आप डेट्स भी देख सकते हैं कि कब कब निफ्टी 17.7%, 7%, 6.4% भागा है ऊपर, ठीक है। पॉइंट सिंपल है कि 2 काम करने हैं जब भी मार्केट गिरता है, जो अभी हो रहा है। पहला, एक तो इन्वेस्टेड रहना है, वॉलेटिलिटी जो है, फ्लक्चुएशन, उससे घबराना नहीं है, ठीक है। दूसरा, अगर आपके पास कैपिटल है तो आप निवेश कर सकते हो, ठीक है। निवेश के मौके होते हैं। कहां पे निवेश के मौके हैं, कौन से म्यूचुअल फंड्स अभी बहुत बुरे से गिरे हुए हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन ना, पहले पॉइंट में मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूं कि लोग मार्केट से भागते क्यों हैं जब मार्केट गिरता है। इसके ना 2 रीजन होते हैं। पहला कारण तो क्या हुआ? डर, फियर, कि भाई मार्केट और गिर जाएगा, मेरा पोर्टफोलियो रेड हो गया। अभी एग्जैक्टली वही हो रहा है, ठीक है। फियर की वजह से लोग एग्जिट कर लेते हैं, हमें वो नहीं करना है, ठीक है। दूसरी चीज होती है कि कोई इमरजेंसी अगर किसी के आ गई, कि उसको पैसे की जरूरत पड़ गई, फॉर एग्जाम्पल मेडिकल इमरजेंसी। मान लीजिए आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है फॉर एग्जाम्पल, और भगवान ना करे आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़े, जरूरत पड़ गई आपको, मेडिकल कोई इलनेस आ गई, तो आप क्या करोगे? अपनी पॉकेट से अपने हॉस्पिटल का बिल भरोगे। इंश्योरेंस नहीं है आपके पास, उस केस में आप क्या करोगे? अपने इन्वेस्टमेंट्स को ब्रेक करोगे। एंड यहीं पे प्रॉब्लम होती है कि जब लोग मार्केट से इन्वेस्टमेंट्स को ब्रेक करते हैं, तो जो बेस्ट डेज की जो मैंने आपको डिस्कशन करी है ना, वो पूरी कंपाउंडिंग उनकी खराब हो जाती है। यू नेवर नो, जब आपने विड्रॉ करा उसके अगले कुछ दिनों में ही मार्केट अच्छा परफॉर्म करना चालू कर दे। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है तो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। और आजकल तो 700 से 1000 रुपये में एक अच्छा 10 से 20 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर आ जाता है।
इनफैक्ट उसमें क्रिटिकल इलनेस भी कवर हो जाती है। लेकिन पता है प्रॉब्लम कहाँ है, आज 25 से भी ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी है, आज 100 से भी ज़्यादा इंश्योरेंस प्लान्स हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि कैसे इंश्योरेंस सेलेक्ट करें। इसीलिए मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं डिट्टो हेल्थ इंश्योरेंस को। डिट्टो हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जीरोधा के द्वारा बैक्ड है। ये एक ऑनेस्ट स्पैम फ्री एडवाइस आपको देते हैं, इनका कंसल्टेशन फ्री है, और अगर आपका क्लेम डिनाई होता है तो ये आपकी पूरी मदद करते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं। तो आपने अभी तक अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है तो आप डिट्टो हेल्थ इंश्योरेंस से फ्री कंसल्टेशन बुक कर लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में डाल दिया है। अब बात करता हूं मैं दूसरे पॉइंट की कि ऐसे मार्केट में क्या मौके हैं निवेश के। तो मैं कुछ म्यूचुअल फंड्स का आपको इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स दिखाने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले आप मेरे स्क्रीन पे देखिए, एक इंडेक्स फंड है एसबीआई का निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ओके, अब इसका मैं इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको दिखाता हूं। तो अगर मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊं जो कि एनएवी का ग्राफ है, मतलब कि किस प्राइस पे ये म्यूचुअल फंड ट्रेड हुआ है, अब इसकी क्या एनएवी रही है। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप तकरीबन 20 सितंबर 2024 को इसकी हाईएस्ट एनएवी थी, आप ग्राफ में देख सकते हैं अराउंड 20 के आसपास, 20.14। अभी इसकी एनएवी का कितनी है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 16.28। ठीक है, अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो मान के चलिए कि हाईएस्ट इसकी एनएवी रही है 20, और अभी जो एनएवी चल रही जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 16, मतलब 4 रुपए इसकी एनएवी ड्रॉप हुई है। 4 रुपए कितना हुआ, 20 रुपए का, 20 रुपए का 4 रुपए हुआ 20%, मतलब कि 20% से इसमें करेक्शन हुआ है। अभी देख सकते हैं यहाँ पे इसकी एनएवी गिर के 20% का इसमें करेक्शन हुआ है। ठीक है, अब जो पैसिव इन्वेस्टर हैं, जो केवल इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको स्मॉल कैप कैटेगरी में क्या चॉइसेस बनती हैं, इस तरह की चॉइसेस बनती है कि जैसे एसबीआई का फंड हो गया, ये एक एग्जांपल के लिए लिया था। अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूं, एचडीएफसी का देखिए, एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, बहुत ही सिमिलर पैटर्न आपको मिलेगा। यहां पर देखिए, ये इनकी हाईएस्ट एनएवी 20.28, सिमिलर टाइम फ्रेम 20 सितंबर 2024 को, अभी इनकी एनएवी कितनी है, 16.27, वेरी सिमिलर, यहाँ पे भी तकरीबन 20% का फॉल हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको बहुत सारे 250 स्मॉल कैप के इंडेक्स फंड्स दिखाता हूं। तो आप मेरे स्क्रीन पे 11 आपको इंडेक्स फंड दिख रहे हैं जो कि 250 स्मॉल कैप को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब इनमें से मैंने एसबीआई और एचडीएफसी का एग्जांपल ही क्यों लिया, क्योंकि मैं अगर इनको देखूं तो एसबीआई फॉर एग्जांपल देखिए, एसबीआई की ट्रैकिंग एरर क्या है, 0.04, बहुत कम है। इससे बड़ा फंड है निपॉन, लेकिन उसकी ट्रैकिंग एरर क्या है, 0.54, तो उसकी ट्रैकिंग एरर ज़्यादा है। ठीक है, एसबीआई की ट्रैकिंग एरर 0.04 है और उसका एक्सपेंस रेशियो 0.40 है। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है निपॉन से। वहीं एचडीएफसी को अगर आप देखोगे, एचडीएफसी का एक्सपेंस रेशियो कम है, 0.30 है, और उसकी ट्रैकिंग एरर भी काफ़ी कम है, 0.03 है, मतलब लोएस्ट ट्रैकिंग एरर है और उसका एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम है। ठीक है, इस तरह से आप जाके अगर आप इंडेक्स इन्वेस्टर हैं, प्योर इंडेक्स इन्वेस्टर हैं, तो आप देख सकते हैं कि इनमें जो सिमिलर फॉल हुआ है, इनका जो करेक्शन हुआ है ना, सिमिलर मिलेगा, 20% किसी का, 19% किसी का, 21%, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा। इनमें से अगर आपको इन्वेस्ट करना होता है तो आप ट्रैकिंग एरर देखिएगा और दूसरा एक्सपेंस रेशियो देखिएगा। ठीक है, और उसके बाद आप एयूएम भी देखिएगा, क्योंकि एयूएम भी थोड़ी साइजेबल होनी चाहिए, एसेट अंडर मैनेजमेंट भी साइजेबल होना चाहिए। ठीक है, ये तो हुआ पैसिव इन्वेस्टर्स के लिए, आप अपॉर्चुनिटीज यहाँ स्मॉल कैप स्पेस में ढूंढ सकते हैं। अब अगर आप एक एक्टिव म्यूचुअल फंड चूज करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग डेटा दिखाता हूं। तो फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए आप, ये है टाटा का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। यहां पर क्या सीन बनता है, तो यहां पर जो हाईएस्ट एनएवी गई है ना, आप देखिए यहां पर 16 अक्टूबर 2024 को 49.64, मान के चलिए 50 के आसपास, राउंड ऑफ कर लेते हैं, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। अभी यहां पे एनएवी कितनी है, 35.98, मतलब 36। यहां पर आप कैलकुलेशन करोगे कि कितना गिरा है ये, तो ऑलमोस्ट 50 से 36 गिरा है, मतलब कि 14 रुपए इसमें एनएवी का करेक्शन हुआ है। 14 डिवाइडेड बाय 50 कर लीजिए, मोटा मोटा 28% का करेक्शन निकल के आता है टाटा के स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में। मतलब अगर मैं इंडेक्स फंड देखूं स्मॉल कैप स्पेस में तो 20% का करेक्शन अभी के हिसाब से। ठीक है, वहीं मैं कोई एक एक्टिव फंड चूज करूं जैसे कि टाटा फॉर एग्जांपल, यहां पर करेक्शन कितना है, 28%। इसका मतलब एक्टिव म्यूचुअल फंड में अभी स्मॉल कैप स्पेस में एक्टिव म्यूचुअल फंड में ज्यादा करेक्शन हुआ है। ठीक है, अभी आपकी इन्वेस्टिंग स्टाइल के ऊपर है कि आपको एक्टिव से डर तो नहीं लगता कहीं, एक्टिव म्यूचुअल फंड से, राइट। अगर आपको डर नहीं लगता तो यहां पर बेटर चॉइस अभी क्या बनेगी, ज्यादा करेक्शन जहां हुआ है वो बेटर चॉइस बनेगी कि जितना ज़्यादा करेक्शन है मेरे लिए उतना अच्छा है एज एन इन्वेस्टर। तो यहाँ पर ये मैंने एग्जांपल लिया टाटा का। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ कि एक्टिव म्यूचुअल फंड ज़्यादा गिरा और पैसिव कम गिरा? सिंपल रीज़न है इसका, मैं आपको इनका पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। तो एचडीएफसी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आप नीचे आप इनके टाइप ऑफ स्टॉक्स देखिए। यहाँ पर ये जो इंडेक्स फंड है ये केवल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में जो भी 250 इंडेक्स हैं, जो भी वेटेज है उनका, उस हिसाब से फॉलो हो रहा है। फॉर एग्जांपल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जो है 3.26% का उसका वेटेज है। तो
इसमें भी उतना ही रहेगा 3.26। वहीं पे टाटा का अगर मैं आपको पोर्टफोलियो दिखाता हूं तो यहां पर देखिए MCX है ही नहीं, क्योंकि यहां पर एक्टिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है। मतलब यहां पर ये एक्टिवली फंड मैनेजर जाके स्मॉल कैप से अपने स्टॉक्स चूज कर रहा है, ठीक है। और उसमें सबसे ज्यादा किर्लोस्कर का यहां पे इन्होंने एलोकेशन लिया है 4.55% फॉर एन एग्जांपल, ठीक है। तो इसका मतलब एक्टिव ज्यादा गिरा है, ठीक है, क्योंकि यहां पर चॉइस ऑफ स्टॉक्स किसने चूज करी है? ये म्यूचुअल फंड मैनेजर ने। पॉइंट सिंपल है कि स्मॉल कैप स्पेस में अगर आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आप स्मॉल कैप में चाहते हैं कि इन्वेस्ट करना, क्योंकि लंबे समय के लिए स्मॉल कैप्स जनरली अच्छा परफॉर्म करते हैं और जब गिरते हैं तो बहुत तेजी से गिरते हैं, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं अभी कंपैरेटिवली, ठीक है। तो यहां पर चॉइस अभी निकल के आती है कि एक्टिव में ज्यादा करेक्शन हुआ है, और अगर आपकी उतनी रिस्क लेने की क्षमता है तो एक्टिव अभी मेक्स मोर सेंस, ठीक है। अब आप बोलोगे राहुल भाई कहीं ये टाटा का फंड बेकार तो नहीं है? वो भी अपने को चेक करना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा डेटा दिखा देता हूं। तो ये टाटा का ही एक ये फंड है, यहां पर टाटा स्मॉल कैप। अगर आप ऊपर जाएंगे तो पता लगेगा कि टाटा का ये फंड है, ठीक है, टाटा स्मॉल कैप फंड। इसका नीचे आके आप देखिए, सबसे पहले आपको चीज क्या चेक करनी होती है कि बेंचमार्क जो इसका है उससे 5 साल या 10 साल के पीरियड में कैसी परफॉर्मेंस रही है, क्या इसने बेंचमार्क को बीट करा है कि नहीं, ठीक है। तो 5 साल का रिटर्न अगर हम देखें तो 5 साल में इस फंड ने कितने रिटर्न दिए? 20.51%। और जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 बेंचमार्क है उसने कितने दिए? 19%। तो मतलब लॉन्ग पीरियड में इसने बेंचमार्क को बीट करा है। तो इसका मतलब फंड बेकार नहीं है ये, क्योंकि अभी मार्केट गिरा है और इन्होंने जो स्टॉक्स लेके रखे हुए हैं वो ज्यादा गिरे हैं अभी, इसकी वजह से ये ज्यादा करेक्ट हुआ है। इस तरह से आप जाकर किसी भी एक स्पेस को एनालाइज कर सकते हैं। मैंने आपको स्मॉल कैप का यहां पे एनालाइज पूरा करके दे दिया कि इंडेक्स फंड्स में 20% तक की गिरावट देखने को मिली है, जबकि एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में 28%, 30% तक की गिरावट मिली है। जितना मेरा एनालिसिस कहता है, अभी तक स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा गिरावट टाटा के फंड में ही आई है फॉर वट एवर रीजन, बट ये लॉन्ग टर्म में इसने बेंचमार्क को बीट करा है। ये मेरा यहां पर एनालिसिस है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपके लिए। ये एनालिसिस अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स में थैंक यू लिख दीजिएगा। मेरे लिए मोटिवेशन हो जाता है कि काफ़ी मैं जाके डीप आपको एनालिसिस लाके देता हूं कि भाई यहाँ पे स्मॉल कैप में ये हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं मिड कैप स्पेस की, और आपको रिलेटिव भी देखना है कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में तीनों में कहाँ पे हमें ज़्यादा करेक्शन दिख रहा है, वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको मिड कैप भी दिखाऊंगा इसी तरह से, फिर मैं लार्ज कैप पे भी आऊँगा, और फिर मैं एक थीमेटिक म्यूचुअल फंड की भी बात करने वाला हूँ। वीडियो अगर लंबा हो जाए तो प्लीज़ डोंट माइंड, आपको सिखाने का मेरा यहां पर इंटेंशन है। तो चलिए अब मिड कैप की बात करते हैं। अब मिड कैप कैटेगरी में मेरे स्क्रीन पे आप देखिए 15 इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स हैं। कितने? 15 इंडेक्स म्यूचुअल फंड। मिड कैप 150 इंडेक्स फंड को ट्रैक करने वाले टोटल 15 फंड्स हैं यहां पर, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? मोतीलाल ओसवाल, 3000 करोड़ की AUM है। और देखिए इसकी ट्रैकिंग एरर कितनी है? 0.01, बहुत कम है, अच्छे से ट्रैक कर पा रहा है ये इंडेक्स को। और एक्सपेंस रेशियो कितना है? 0.23, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसका एनालिसिस करता हूं। ये तो हुआ बेसिक फिल्टरिंग, अब इसका अपन एनालिसिस करते हैं। तो आप मेरे स्क्रीन पे देखिए मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, ठीक है। ये पैसिव इन्वेस्टिंग स्टाइल है। इसमें हाईएस्ट NAV अगर हम देखें पिछले 3 साल में तो कहां दिखेगा अपने को? समवेयर हियर, ओके। कितना है? 40.88, 41 मान के चलते हैं, 41 रुपीज की पर यूनिट मिल रही है यहाँ पे 7 जनवरी 2026 को, ठीक है। अभी इसके NAV क्या है? तकरीबन 37, 25 मार्च को जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो मतलब 41 से 37, 4 ही रुपीस का यहां पर फॉल हुआ है। मतलब कितना हुआ? तकरीबन 10%। तो मिड कैप इंडेक्स फंड में केवल कितना करेक्शन हुआ है? 10% का। स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में हमने देखा था कितना करेक्शन होता? 20% का, ठीक है। तो वो ज्यादा करेक्ट हुआ था। अब आपको इससे भी बड़ी मजे की बात बताता हूं। अब मैं आपको दिखाता हूं मोतीलाल ओसवाल का ही मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि एक्टिव म्यूचुअल फंड है, ठीक है। यहां पे करेक्शन देखिए कितना हुआ है। तो यहां पर अगर हम आएंगे, NAV दिखाएंगे आपको। हाईएस्ट NAV 16 दिसंबर 2024 को कितनी हुई? 130.66, 130 मान के चलते हैं। अभी NAV कितनी है? 98। 130 से 98 मतलब 32 रुपए का फॉल है NAV में, ठीक है। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 32 डिवाइड बाय 130, 28-27% के आसपास का फॉल मेरे हिसाब से निकल के आना चाहिए अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो यहां पर ये फॉल हुआ है 28% का मिड कैप फंड में, और इंडेक्स फंड में कितना हुआ है? केवल 10% का। तो यहां पर एक क्लियर चॉइस बन गई। अगर आप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स प्रेफर करते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो आप वो म्यूचुअल फंड्स चूज करो जो बहुत तेजी से गिरे हैं। वो पहला क्राइटेरिया होगा। बहुत तेजी से कौन सा गिरा है? मोतीलाल ओसवाल का फॉर एग्जांपल यहां पर गिरा है फंड। लेकिन अगर आपको इससे घबराहट होती है तो आप इंडेक्स फंड्स चूज करें। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक्टिव में जाना ही जाना है। मैं आपको सारी दोनों चीजों की अनबायस्ड ओपिनियन देने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे, कि दोनों का एनालिसिस अनबायस्ड दूं आपको मैं, ठीक है। अब आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि राहुल भाई ऐसा क्यों है कि एक्टिव फंड इतना गिरा है और पैसिव इतना केवल 10% गिरा है, ये 28% गिरा है?
मतलब ऑलमोस्ट 3 गुना यहाँ पर ड्रॉ डाउन हुआ। इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए, मोतीलाल ओसवाल का ही मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, इसका अगर आपको मैं पोर्टफोलियो दिखाऊं तो इसमें किस तरह के स्टॉक्स हैं? बीएसई, हीरो मोटोकॉर्प, फेडरल बैंक, क्योंकि मिड कैप 150 इंडेक्स में ये सारे स्टॉक्स आते हैं। ठीक है, ये इंडेक्स का ही एक कंपोजिशन है। लेकिन अगर मैं आपको एक्टिव फंड दिखाऊं इसका और इसमें नीचे आऊं इसका पोर्टफोलियो दिखाऊं तो एकदम अलग पोर्टफोलियो है। मतलब कोई और ही दुनिया के इसने मिड कैप उठाए हुए हैं, जैसे कि पेटीएम उठाया हुआ है, कल्याण ज्वेलर्स उठाया हुआ है, जोमैटो उठाया हुआ है, राइट। यहाँ पर है ही नहीं जो इंडेक्स में फंड है, बीएसई, हीरो मोटोकॉर्प। तो मतलब यहाँ पर फंड मैनेजर क्या कोशिश कर रहा है? वो खुद से जाके मिड कैप 150 स्टॉक जो इंडेक्स है या जो स्पेस है उसमें से मिड कैप स्टॉक्स को चूज कर रहा है। इसी वजह से इंडेक्स के रिटर्न अलग और मिड कैप के एक्टिव फंड के रिटर्न्स काफ़ी अलग, इसलिए बहुत तेज़ी से यहाँ पे करेक्शन हुआ है, 28% का करेक्शन हुआ है। अब ये करेक्शन क्या टेम्पररी करेक्शन है, क्या लॉन्ग टर्म में इसने बेंचमार्क को बीट करा? ये हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है अपने आप से। इसके लिए मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ मोतीलाल ओसवाल का। तो इनके ये रिटर्न्स हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको एक एनालाइज करने का तरीका समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या करा, 5 साल बेसिस पे लेके चलते हैं, क्योंकि 5 साल का पीरियड एक अच्छा पीरियड माना जाता है। मिनिमम आपको 5 साल किसी फंड को देने होंगे ये चेक करने के लिए कि उसने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कराया कि नहीं, ठीक है। तो 5 साल में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने 23.79% मतलब 23.79% के रिटर्न दिए और बेंचमार्क ने कितने दिया है? 20.77%। तो बेंचमार्क को 5 ईयर बेसिस पे इसने बीट करा है, 7 साल में भी बीट करा है इसने। यहाँ पर आप देख सकते हैं 22.35, 21.24। 10 साल में इसने बीट नहीं करा है। इंटरेस्टिंगली ये भी आपको डेटा पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा। बट ओवरऑल क्या ये फंड बेकार है? मे नॉट बी, लॉन्ग टर्म में बेकार फंड नहीं है। टेम्पररी क्या बेकार है? हाँ, टेम्पररी इसमें काफ़ी करेक्शन हुआ है। तो इस तरह से आप मिड कैप स्पेस में भी एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपकी इंडेक्स फंड की चॉइस बनती है तो इंडेक्स फंड्स आप चूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको लिस्ट दिखाई थी इंडेक्स फंड्स की। मोतीलाल ओसवाल है, निपॉन है, एसबीआई है, आईसीआईसी है, एचडीएफसी है, ये सारे फंड्स हैं। इनकी ट्रैकिंग एरर बहुत ज़्यादा नहीं है, सबकी 0.03, 0.04 है। मिनिमम 0.01 मोतीलाल की थी, उसके बाद 0.03 पे बहुत सारे और भी फंड्स हैं। एक्सपेंस रेशियो भी आप देख लीजिए 0.30, 0.23, 0.40 इसके आसपास मिलेंगे। अब यहाँ पर एज एन इन्वेस्टर आपकी अपनी चॉइस बनेगी कि अगर आपको नया निवेश करना हो तो आप पैसिव में जाएंगे कि एक्टिव में जाएंगे। पैसिव आपको इंडेक्स के सिमिलर रिटर्न्स देगा और जो एक्टिव है वो कम भी रिटर्न दे सकता है और ज़्यादा भी दे सकता है इंडेक्स से, डिपेंडिंग ऑन म्यूचुअल फंड कौन सा आप चूज कर रहे हो। तो ये हुआ मिड कैप की बात। अब बात करता हूँ क्विकली में लार्ज कैप की। अब देखिए लार्ज कैप का मतलब क्या है? टॉप 100 स्टॉक्स, राइट। निफ्टी 100 की बात करें तो उसमें 3 इंडेक्स फंड आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, एक्सिस, एचडीएफसी, बंधन, 3 ही है इसमें। सबसे बड़ा कौन सा है? एक्सिस का, ठीक है। अब आपको मैं अगर एक्सिस के रिटर्न्स की बात करूं और कुछ उसमें दिखाऊं डेटा पॉइंट्स, तो देखिए यहाँ पर पिछले 3 साल का डेटा है, 3 साल की एनएवी है। हाईएस्ट इसका यहाँ बना है, देखिए 24 के आसपास एनएवी रही है 26 सितंबर 2024 को, ठीक है। अभी एनएवी कितनी है? अभी इसकी एनएवी है 21.32, मतलब मोटा मोटा ₹2.5 का करेक्शन है इसमें। तो तकरीबन 12% का इसमें करेक्शन हुआ है टॉप से अभी के हिसाब से। हालांकि 1.5 साल का ऑलमोस्ट टाइम करेक्शन भी इसमें है। इसी को टाइम करेक्शन कहते हैं कि भाई 24 से ऊपर गया ही नहीं है ये, इसका मतलब टाइम करेक्शन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्स फंड पे अगर मैं बात करूँ तो एक्सिस का करेक्शन कितना हुआ है? 10 से 12%। अगर मैं एक्टिव में जाऊँ, निपॉन का अगर मैं आपको डेटा दिखाता हूँ तो निपॉन इंडिया काफ़ी बड़ा एक लार्ज कैप में फंड माना जाता है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका टॉप कहां बनाए? तकरीबन यहां बनाए। ओके, लेट्स सी, यहां पे बनाए। इसका आता निकल के 105 या 106 के आसपास इसका निकल के आता है, 106 के आसपास निकल के आता है 2 जनवरी 2026 को, ठीक है। अभी इसकी एनएवी क्या है? 95 के आसपास। तो 106 से 95, उसका भी अगर आप कैलकुलेशन करोगे 10% के आसपास से निकल के आएगा, ठीक है। अनदर एग्जांपल दे देता हूं आईसीआईसीआई प्रू का। ये भी एक एक्टिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है। यहां पर देखिए करेक्शन कितना हुआ है। टॉप यहां पर बनाए 128 के आसपास, अभी एनएवी क्या है? 114, ठीक है। यहाँ पे भी 10% के आसपास का ही करेक्शन हुआ है। तो लार्ज कैप स्पेस में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो पैसिव फंड्स हैं, जो इंडेक्स फंड्स हैं, उनमें करेक्शन कितना हुआ है? तकरीबन 10%, 10 से 12% हाईएस्ट एनएवी से लेके, ठीक है। और जो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें 2 के एग्जांपल दिए मैंने, दोनों के दोनों काफ़ी बड़े लार्ज कैप फंड्स हैं, निपॉन और आईसीआईसीआई प्रू। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट दोनों फंड्स को अगर आप देखोगे तो सिमिलर ही यहाँ पर ड्रॉडाउन्स हुए हैं। तो जब अगर आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है तो अभी करेक्शन के हिसाब से पैसिव और एक्टिव दोनों सिमिलर ही डिसाइड कर रहे हैं, सिमिलर ही दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी चॉइस है कि अगर आपको इंडेक्स के साथ जाना है या फिर आपको एक्टिव के साथ जाना है, ये आप तय करोगे, ठीक है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, सबसे ज़्यादा करेक्शन कहाँ हुआ है? एक्चुअली करेक्शन हुआ है मिड कैप के एक्टिव में और स्मॉल कैप के एक्टिव में। टाटा का मैंने एग्जांपल दिया था और मिड कैप के एक्टिव में मोतीलाल ओसवाल का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। 28%, 26% तक के करेक्शंस हुए हैं। लेकिन अगर आपको एक्टिव म्यूचुअल फंड से डर लगता है तो आप पैसिव एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ पर
थोड़े करेक्शंस कम हुए हैं 20% के आसपास, वहां पर वॉलेटिलिटी थोड़ी कम देखी गई है। ठीक है, तो ये हुआ तीसरा लार्ज कैप स्पेस। अब थोड़ा सा थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स की भी बात करता हूं, तो मैं आपको एक दिखाना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल निफ्टी रियलिटी इंडेक्स, मतलब रियल एस्टेट का जो सेक्टर है, 3 फंड्स आते हैं इसमें इंडेक्स फंड्स में, एचडीएफसी, टाटा एंड निपॉन। ये बहुत ही रीसेंट इंडेक्स फंड्स हैं, आई थिंक 2023 या 24 से ये चालू हुए हैं, एग्जैक्टली मुझे डेट्स याद नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, बट रीसेंट फंड्स हैं। अब यहाँ पर मैं आपको फॉर एग्जांपल एचडीएफसी जो सबसे बड़ा है, इसमें 106 करोड़ की जिसकी एयूएम है, उसका मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये पिछले कुछ साल का डेटा है। ठीक है, आई थिंक ये 2024 से डेटा है, एज आई सेड कि 2024 से ये चालू हुए हैं फंड्स। ठीक है, यहाँ पर इसका हाईएस्ट कितना बना था, तकरीबन 12.92 का इसका एनएवी था, 13 के आसपास। अभी इसकी एनएवी क्या है, 7.77। तो यहाँ पर जो करेक्शन हुआ ना रियल एस्टेट सेक्टर में, वो काफ़ी डीप हुआ है। मतलब अगर आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ऑलमोस्ट 40% के आसपास का ये करेक्शन निकल के आएगा। ठीक है, अब रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ही साइक्लिक है। ठीक है, बूम पे होता है तो बहुत तेजी से ऊपर जाता है, और जब डाउन टर्न इसका आता है तो बहुत तेजी से नीचे आता है। तो 40% का यहाँ पर एक करेक्शन हो चुका है। क्या और करेक्शन होगा? पॉसिबल है, मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं होगा करेक्शन, कुछ भी पॉसिबल है। बट 40% का करेक्शन क्या एक हेल्दी करेक्शन माना जाता है? बिल्कुल माना जाता है। ठीक है, तो अगर आपको थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स में इंटरेस्ट है, थीम्स में इंटरेस्ट है, तो आप ऐसी थीम्स भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको रियल एस्टेट सेक्टर का एग्जाम्पल दिया, 40% से यहाँ पर अभी ड्रॉ डाउन है। दूसरी थीम क्या हो सकती है? आईटी आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। आईटी में भी 40% 30% तक का करेक्शन ईजिली आपको दिखने को मिल रहा है। मैं एक्सप्लोर करने के लिए बोल रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, जब भी थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हो तो एक बात का ध्यान रखना, थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स में आपका एक्सपोजर अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10% 15%, उससे ज़्यादा नहीं। अनलेस आप एक्सपर्ट हैं, आपको मालूम है कि मुझे कब इनमें एंट्री लेनी है, कब इनमें एग्जिट लेना है, जैसे अभी रियल एस्टेट है, या फिर एटलीस्ट अच्छा एंट्री पॉइंट क्या होगा, ये देखने वाली बात होती है। ठीक है, तो थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स में आप अभी रियल एस्टेट सेक्टर डाउन है, आईटी डाउन है, आप इनको जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि जब अच्छा करेक्शन होता है ना, तभी निवेश के मौके होते हैं। जब ऑल टाइम हाई होता है तो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होती है, और कुछ लोग ऑल टाइम हाई पे जाके जब मार्केट बहुत अच्छा होता है ना, तब निवेश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है मार्केट और ऊपर जाता ही रहेगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। मार्केट कभी लीनियर नहीं होता कि एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो जब भी नीचे आता है उस वक्त लमसम की एक अपॉर्चुनिटी अच्छी बनती है। इस वीडियो में मैंने आपको कुछ म्यूचुअल फंड्स बताए हैं, एनालाइज करके डेटा दिया है, कोई मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप इन्वेस्ट करो। ये तो आपकी चॉइस है कि आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं, आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, आपके गोल्स क्या हैं, आपके पास कैपिटल या पैसा है कि भी नहीं। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना कि इन्वेस्टेड ज़रूर रहना। जब भी मार्केट गिरता है तो लॉन्ग टर्म सोचना, छोटे शॉर्ट टर्म में जो पैनिक होता है उसकी वजह से एग्जिट मत कर लेना। और हाँ, अपना पैसा इस वजह से मत निकालना कि आपको कोई हेल्थ इमरजेंसीज हैं, उसको प्रोटेक्ट करो। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए डिट्टो प्लेटफॉर्म को ज़रूर चेक कर लीजिएगा, लिंक